हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो पुराने साल के जो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए, उससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है उससे। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना। और वो जो मिस्टेक है आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी जो एक रिवर्स इंजीनियरिंग टर्म मैं यूज करता हूँ, उसको आप नहीं करते वहां पे। ठीक है, वो करना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। एक एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन लेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या आप नहीं करते हैं। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको 100% उसका फायदा मिलेगा, आप लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में जरूर होंगे। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो इसका आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा और इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको क्या क्या आप नहीं करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज दैट एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया भी था, हालांकि ठीक है ना, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आया था। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि एक योजना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि क्रॉप है, फसल है, और उसमें आपका ड्रॉट यानी सूखे से अटैक हो गया है, इंसेक्ट यानी कीट से अटैक हो गया है, या मतलब डिजीज यानी कि आपको रोग से अटैक हो गया है उस फसल में। तो आपको किस योजना का लाभ मिलेगा? ठीक है, आप या किस योजना का लाभ आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, भरपाई करने के लिए। तो आपके ऑप्शन दिए होते हैं, चार ऑप्शन। एक ऑप्शन दिया होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक ऑप्शन दिया होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक ऑप्शन दिया होता है सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, एक ऑप्शन दिया होता है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना में कह देता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लिख देता हूँ। ठीक है, एक चौथा ऑप्शन ले लेता हूँ, किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो इस तरह से आपके चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और एक लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज देता है आजकल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं एक्चुअली यहाँ पे, जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा फटाफट कि हाँ इसमें क्या दिया है कि ड्रॉट से, इंसेक्ट से और डिजीज से अटैक हो गया, तो हम मतलब कौन सी योजना का लाभ लेंगे, तो आप तुरंत वहां पे क्या किए, टिक लगा दिए। ये आप अभी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एग्जाम हॉल के अंदर की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या किए कि आप तुरंत आंसर देखें कि प्रधानमंत्री अ, फसल बीमा योजना लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में, आपने टिक किया और आप ये सोचे मेरा क्वेश्चन तो आ रहा है। ठीक है, मेरा आ, आ रहा है क्वेश्चन, और आप क्या किए, आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर जंप कर गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व किए, ऐसे करके तीसरा किया, ऐसे करके आप जल्दी से फटाफट स्पीड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक काम करना चाहिए था। क्या काम करना चाहिए था, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉट लिखा है यानी सूखा लिखा है, इंसेक्ट यानी कीट लिखा हुआ, और एक लिखा है डिजीज। ये तीनों से अगर फसल को अटैक होता है या फसल का नुकसान होता है, तो हमें किसका लाभ मिल गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला। ठीक है, एक योजना से स्कीम का क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि एक तो आपको वहीं पे अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्या लिखा है, सूखा यानी ड्रॉट, इंसेक्ट और डिजीज। तो आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, संभावना क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब कि विच इसके अंदर मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि मतलब कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं, किन किन से नुकसान कवर होता है। तो आपका ऑप्शन देगा पहला ड्रॉट यानी सूखा, दूसरा दे देगा आपका इंसेक्ट यानी कीट, और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका रोग, और एक आपका दे देगा ऑल ऑफ बीज। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे दिया मान लो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ बीज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे दिया, यहीं पे फ्रेम कर दिया कि आपका ड्रॉट से यानी सूखा से, दूसरा दे दिया इंसेक्ट से, और आपका दे दिया बोथ, और एक दे दिया नन। तो आपका बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं यार इसमें तो ड्रॉट होगा बस, क्योंकि आप देखते होंगे गांव में सूखा आ जाता है तो मतलब फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है किसानों को। तो इस तरह से आपको ये चीज भी यहाँ पे करना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अगली बार क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकता है इसी से ही, वो भी देखें कि उल्टा कैसे क्वेश्चन बना सकता है। दूसरी चीज, अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया है, तो आपको वहां पे कंप्लीट एक नोट बनाना चाहिए और उस नोट में लिखना चाहिए, यही आपका कोर नोट होता है, इंपॉर्टेंट नोट यही होता है जो मैं बता रहा हूँ। आपको नोट्स बनाना चाहिए और उस नोट्स के ऊपर लिखना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आपको वहां पे जरूर मेंशन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस योजना से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है रिपीट नहीं करेगा क्वेश्चन, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। अब संभावित क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात अच्छे से, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे
कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूरा लिखोगे आप कि कौन कौन सी क्रॉप कवर्स होती है इसमें, रबी की, खरीफ की और हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम किसका कितना होता है, रबी क्रॉप का प्रीमियम कितना होता है, खरीफ का कितना होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप का प्रीमियम कितना होता है, जो कि आपको पता भी होगा कि खरीफ का हमारा 2% होता है, रबी का 1.5% होता है और हॉर्टिकल्चर का 5% होता है, तो इसको आप वहां मेंशन करें। इसके बाद बीमा आपको कब कराना होता है, तो फसल लगाने के जस्ट बाद या पहले, या मतलब कि जब नुकसान हो जाता तब कराना होता। तो इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो आप तब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में देता हूँ, इसको आपने पढ़ा भी होगा कि आपको बीमा जो होता है, मतलब कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपको कब इंश्योरेंस कराना चाहिए, कब बीमा कराना चाहिए, क्रॉप लगने के पहले, क्रॉप लगने के बाद, या आपका फसल के नुकसान होने के बाद। तो आपको एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए आप यहाँ पे, तो आपको इस चीज को भी तैयार करना चाहिए। वो सारी चीज आपको दी हुई होगी पीआईबी की साइड में। आप जाओगे, जब योजना को आप सर्च करोगे, पीआईबी डालोगे तो आपको आ जाएगा निकल के। तो इस तरह से आप इसको भी मेंशन करें, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इस तरह की इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। अभी यहाँ पे बात मेरी खत्म नहीं हुई पूरी दोस्तों, अभी आगे भी आपको इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब आपके आगे जब जाओगे तो आपको मैंने 4 ऑप्शन बताए थे। एक तो बताया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको आपने तैयार किया इस तरह से। दूसरा आपको बताया था मैंने सॉयल हेल्थ कार्ड। तीसरा आपको बताया था मैंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और चौथा आपको बताया था मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बताया था, ठीक है। अब आपको ये जो 3 योजनाएं और बच गई ना आपकी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको आप तैयार करेंगे प्रॉपर कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि ये योजना आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एग्जामिनर जो उसके माइंड में योजना चल रही है, यानी अगली बार घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपको करना है यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ो आप, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लो कि सॉइल हेल्थ कार्ड क्या होता है, कब लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, कितने पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग क्या होती है, सॉइल टेस्टिंग कैसे कराना चाहिए होता है, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं, किस कलर का होता है, सारी चीजें आप वहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन करें, उसको पढ़ें, क्योंकि यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। थर्ड आपका फिर दिया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो किसान सम्मान निधि के बारे में भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। किसान सम्मान निधि को पढ़ें अच्छे से, उसके बारे में नोट्स बनाएं आप, कब लॉन्च हुई है, क्या इसका बेनिफिट होता है, क्या फायदा मिलता है फार्मर्स को, कितना पैसा दिया जाता है, ठीक है, 6,000 दिया जाता है कि 8,000 दिया जाता है, ठीक है, कितनी किस्तों में देता है पैसा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इंजीनियरिंग कर लेंगे तो अब एक क्वेश्चन को आपने किया ना, तो एक क्वेश्चन को करने में देखो कितनी सारी चीजें तैयार हो गई आपकी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। और ऐसे ही करके जब आप 100 क्वेश्चन करोगे, एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपके कम से कम नहीं तो 4-5 टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे एक ही पेपर को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। तो आपको अलग से चीज कोई आपको बताने नहीं आएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए सर, ये इंपॉर्टेंट क्या है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको जब आप क्वेश्चन पेपर के अंदर ही रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो, उल्टा जब चीजों को एनालिसिस करना शुरू करते हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको ऑटोमेटिक चीजें पता चलती हैं कि इंपॉर्टेंट क्या बनता है हमारे लिए, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप स्वतः ही वहां से निकाल लोगे। और मैंने भी दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने भी ये चीज किया था। मैंने पहले थ्योरी पढ़ा था, 1-2 बार थ्योरी पढ़ने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, इसके बाद यही रिवर्स इंजीनियरिंग प्रॉपर अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया, ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज किया। तो इस तरह से करके हमने बहुत सारा, जो मतलब हमारा एक पेपर ही सॉल्व करते, मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, तो आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व करते ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके तैयार होके आ जाते हैं। और वो टॉपिक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। आपके क्वेश्चन पूछा गया, आपने क्वेश्चन देखा और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच वन इज ए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो आपने देखा कि वहाँ पे नाइट्रोसोमोनास लिखा हुआ है, नाइट्रोबैक्टर लिखा हुआ है, राइजोबियम लिखा हुआ है, एजोटोबैक्टर लिखा हुआ है आपके में। तो आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो नाइट्रिफिकेशन के बारे में आपको तैयार करना चाहिए अच्छे से कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या होती है, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन के बारे में पूछा गया आपसे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन के बारे में आप पूरा तैयार करें कि नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है। पहले ऑर्गेनिक मैटर होता है, फिर अमीनो एसिड बनता है, फिर अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है, अमीनो एसिड से अमोनिया बनने की प्रक्रिया को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से अमीनो प्रोटीन्स होता है, जो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है ना, पेप्टाइड जिसको बोलते हैं, तो उस प्रक्रिया को अमीनिफिकेशन कहते हैं। पहली स्टेप क्या होती है, अमीनिफिकेशन होती है। इसके बाद अमोनिया बना, अमोनिया बनने के बाद क्या हुआ आपका, नाइट्राइड बनता है अमोनिया से, तो वहाँ पे नाइट्रोस्ट्रोमोनास काम करता है। फिर नाइट्राइड के बाद नाइट्रेट बनता है, तो उसको नाइट्रोबैक्टर काम करता है, नाइट्रेट को पौधा ले लेता है, अमोनिया को फिर शुगर केन और पोटैटो वगैरह ले सकती है। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन का लॉस होता है। नाइट्रोजन का लॉस कैसे होता है, जैसे कि आपका उड़ जाती है, वोल्टाइजेशन लॉस के बारे में भी लिखो वहां पे। डीनाइट्रिफिकेशन में कौन क्या बनता है, N2O बनता है, GNO बनता है, GN2 बनता है ना, तो N2O बनता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना, मतलब तीनों चीजें बनती है, लेकिन N2O का कंसंट्रेशन शायद ज्यादा होता है, एक बार देखना आप, ठीक है।
देन क्या होता है, आपको बैक्टीरिया कौन कौन से कहाँ पे काम कर रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। इसके बाद आप ऑप्शन में गए, ऑप्शन में देखा कि यहाँ पे राइजोबियम भी लिखा हुआ था, तो आपको राइजोबियम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि राइजोबियम में कौन कौन सा राइजोबियम की स्पीसीज होती हैं, राइजोबियम मेलिलोटी क्या काम करती है, राइजोबियम का जो भी स्पीसीज है ना, रेजियोलस है तो वो कहाँ पे कौन से वाले क्रॉप के लिए काम आती है, राइजोबियम जापोनिका कौन से क्रॉप में काम आती है, ब्रेडी राइजोबियम क्या होता है, सोयाबीन के लिए काम करता है। इस तरह से ये चीजें आप वहाँ पे तैयार करेंगे। फिर आप देखेंगे कि नहीं, दूसरा ऑप्शन दिया है एजोटोबैक्टर के बारे में। तो एजोटोबैक्टर क्या है, एक बायोफर्टिलाइजर है, और एजोटोबैक्टर का कहाँ काम करता है, तो राइस में काम करता है, ये भी देख लीजिए। और भी अगर आपका मन है एक्सप्लोर करने का तो आप देख सकते हैं कौन कौन से बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं। बायोफर्टिलाइजर की एक लिस्ट बना लीजिए कि एसिटोबैक्टर है, तो एसिटोबैक्टर कहाँ काम करता है, शुगर केन यानी गन्ने के लिए काम करता है एसिटोबैक्टर, ठीक है। इसके बाद आपका है राइजो नाइट्रोसोमोनास है, तो नाइट्रोसोमोनास काम करता है व्हीट में। ये जो स्पाइरिलम है तो सोरघम के लिए, और कभी कभी शुगर केन में भी काम करता है। इस तरह से आप मतलब पूरी लिस्ट अपनी तैयार करें। फिर चौथा ऑप्शन भी कुछ दिया होगा, उसको भी देख लें आपने क्या दिया आपने चौथा, ठीक है। जब आप एक काम कर लेंगे तो अब देखिए कितने टॉपिक्स आपके तैयार हो गए, लगभग आपका मतलब कि बुक का एक पार्ट तैयार हो गया पूरा, मतलब 2-3 टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे हो रहे हैं ना, एक तो नाइट्रिफिकेशन का टॉपिक तैयार हो गया आपका, एक बायोफर्टिलाइजर का टॉपिक तैयार हो गया, राइजोबियम का टॉपिक आपने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो ये जो काम कर रहे हैं आप, जब एक ऐसा काम आप 100 क्वेश्चन मतलब 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो हमें लगता है कि आपको कहीं और भागने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप 100% आप एग्जाम क्लियर कर ले जाएंगे। और ऐसा करके आपको बहुत सारे पेपर सॉल्व करना है आपको, ये वाले तो करना ही है। आपके दूसरे जो एग्जाम हुए हैं जेआरएफ एसआरएफ और तमाम अदर स्टेट वाले एग्जाम जो हुए हैं, टीए का हो गया पेपर, और एसटीए का पेपर हो गया, पीसीएस के थ्रू जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है उसके पेपर हो गए। इस तरह जब आप मतलब 50-60 पेपर जब कर लोगे सॉल्व ना, तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखेगा, ठीक है। आपको फिर कोई मॉक टेस्ट और इधर उधर भटकने की और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो हमारा आपके बहुत हेल्पफुल होगा, काम का होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और हम किस टॉपिक में काम कर सकते हैं, और या कि हमें और क्या इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।